Hey guys, this is Aman Mittal welcoming you all to Daily News Nuts, an initiative of PrepNuts. Today we shall be seeing all the important articles that an aspirant must go through from the exam's perspective. Today the date is 23rd of May 2020 and we shall be seeing near about 9 articles from The Hindu, 2 articles from Indian Express and 1 article from PIB. इन टोटल 11 आर्टिकल हम देखने वाले हैं आज. हिंदू के फ्रंट पेज पे आज कोई भी खास न्यूज नहीं है, बट स्टिल विल ट्राई टू रीड अ न्यूज फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव एंड दैट इज आरबीआई कट्स रेपो रेट अगेन डाउन टू 4%. तो रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई ने 40 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को कम कर दिया है एंड ऑब्वियसली इट इज डन टू पुश द लिक्विडिटी इनटू द मार्केट. जैसे कि हम सबको पता है कि जो अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है दैट इज डिमांड ड्रिवन. तो आरबीआई इज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू पुश द लिक्विडिटी इनटू द मार्केट सो दैट companies can start their operations or the companies which are running their operations can sustain it further, जिससे unemployment ना create हो और further employment को push मिले so that लोगों के हाथों में पैसा आए और liquidity further market में rush करे. RBI also has extended the moratorium on the loan by 3 months और उसने ये allow कर दिया है कि जो interest है working capital पे उसको term loan में convert किया जा सकता है. तो again इससे companies को financial support provide होगा and it will ensure the financial sustainability of the companies, which is the highest priority of the government and the RBI as of now. Now moving towards our first article that is on the editorial page. Lower temperature diffuse the issue. This is with regards to the Kalapani Dispute between India and Nepal, जो कि हम already comprehensively cover कर चुके हैं अपने cracked nuts initiative में. उसका link आपको ऊपर आई बटन में डिस्प्ले हो रहा होगा and also we have put the same in the description box below. तो आप कालापानी डिस्प्यूट को वहां से स्टडी कर सकते हैं. ये आर्टिकल को आप कालापानी इशू को स्टडी करने के बाद एक क्विक रीड दीजिएगा so as to concretize your understanding and it will also help you quickly revise all the points related to the Kalapani dispute. The next article is notes on a digital currency plan made in India. So China has intentions to launch a central bank digital currency that is CBDC. It will be a kind of cryptocurrency just like bitcoins with a difference that it will be centrally controlled. Bitcoins were totally decentralized in nature और bitcoins का कोई regulatory authority नहीं थी जो bitcoins का regulation करे, but that will not be the case with respect to the central bank digital currency of China. China के इस intention के पीछे जो basic reasons हैं वो इस article में mentioned है and that are कि जब 2015 में Chinese stock market crash हुआ था तो bitcoins में बहुत ज्यादा investment देखी गई थी, मतलब crypto currencies में बहुत ज्यादा investment देखी गई थी. थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी यहां पे समझ लेते हैं बिकॉज हो सकता है काफी लोगों को ना पता हो. तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है जो कि डिजिटल लेजर में स्टोर करी जाती है. डिजिटल लेजर मतलब आप डिजिटल बुक ऑफ रिकॉर्ड समझ सकते हैं जहां पे इसको स्टोर किया जाता है एंड इट इज हाईली सिक्योर्ड, हाईली इंक्रिप्टेड और इसको उसके ओरिजिनल ओनर से ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू फंक्शन करती है. तो 2015 में क्रिप्टो करेंसीज में चाइनीज स्टॉक मार्केट के क्रैश होने के बाद काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखा गया था और 90% जो बिटकॉइंस में ट्रेडिंग हुई थी वो चाइना से हुई थी. मतलब जो क्रिप्टो करेंसीज को मिंट किया जाता है, उनको कोडिंग के थ्रू डिस्कवर किया जाता है, वो सबसे ज्यादा चाइना में देखा गया था. तो चाइना ये दो रीजंस के कारण ये चाह रहा है कि उसकी खुद की डिजिटल करेंसी हो बिकॉज बिटकॉइंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर है चाइना में. अब हम क्विकली देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं एक डिजिटल करेंसी के और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. तो फिजिकल करेंसी के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो ऑब्वियसली एडवांटेज बन जाता है डिजिटल करेंसी का. तो वो डिसएडवांटेज ये है बेसिकली कि फिजिकल करेंसी को हैंडल करने के चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं. इट्स नियर अबाउट 1 to 2% ऑफ द जीडीपी व्हिच इंक्लूड्स द मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू द हैंडलिंग ऑफ द फिजिकल करेंसी. तो ये जो चार्जेस हैं ये एलिमिनेट हो जाते हैं डिजिटल करेंसी के रिस्पेक्ट में. सेकंड पॉइंट यहां पे ये है कि डिजिटल करेंसी से टैक्स रेवेन्यूज बूस्ट हो जाएंगे बिकॉज जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में मेंशन्ड होंगे. जैसे कि बिटकॉइंस डिसेंट्रलाइज्ड थे तो वहां पे जो डिजिटल लेजर था वो भी डिसेंट्रलाइज्ड था, तो वहां पे ट्रेस करना ओरिजिनल ओनर को थोड़ा मुश्किल था. बट इन केस ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी जो सारे रिकॉर्ड्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांजैक्शन ऑफ अ डिजिटल करेंसी दैट विल बी केप्ट इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ओवर विच द सेंट्रल अथॉरिटी विल हैव कंट्रोल. तो बहुत इजी होगा ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना जिसके कारण टैक्स रेवेन्यूज अपने आप बढ़ेंगे. द थर्ड बेनिफिट इज बेसिकली सोशल वेलफेयर दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल करेंसी जो है उसे ट्रांसफर करने में दिक्कत आती है स्पेशली ड्यूरिंग इमरजेंसीज, एपिडेमिक्स एंड इन द टाइम्स ऑफ डिजास्टर. बट डिजिटल करेंसी इजीली ट्रांसफर हो सकती है, उसमें लीकेजेस के इश्यूज नहीं आएंगे, उसमें
करप्शन नहीं होगा और उसमें ना ही रेड टेपिज्म देखने को मिलेगा। द फोर्थ एडवांटेज इज दैट बाय यूजिंग डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक्स कैन हैव एन आइडिया अबाउट द परचेजिंग पैटर्न्स ऑफ द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कहां ट्रांजैक्शंस कर रहा है, वो क्या चीजें खरीद रहा है, वो एक पैटर्न डेवलप कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इस पैटर्न को वो डिप्लॉय कर सकते हैं टू फर्दर एनहांस एंड स्ट्रेंथन द पॉलिसीज एंड कैन बी यूज्ड फॉर टारगेटेड एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। द नेक्स्ट एडवांटेज इज कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो होती हैं वो डिजिटल करेंसी से बहुत फास्ट होंगी और फ्रिक्शनलेस होंगी, बिकॉज फिजिकल मनी को मूव करना बियॉन्ड द बॉर्डर्स इज ऑब्वियसली डिफिकल्ट, बट ऐसा डिजिटल करेंसी के केस में नहीं होगा। अब हम कुछ कंसर्न्स की बात करते हैं जो डिजिटल करेंसी से एसोसिएटेड है। द फर्स्ट कंसर्न इज ऑफ द सर्विलेंस स्टेट। जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि परचेजिंग पैटर्न्स पता चल जाएंगे, हमने यहाँ पे देखा कि टैक्स रेवेन्यू की पूरा आइडिया लग जाएगा, मतलब ट्रांजैक्शंस की सारी डिटेल गवर्नमेंट के पास होंगी। तो इस टाइप की जब सारी डिटेल्स गवर्नमेंट के पास होंगी तो सर्विलेंस स्टेट का जो फियर है वो बेसिकली मटेरियलाइज हो जाएगा एंड गवर्नमेंट कैन इजीली मिस यूज द डेटा टू वायलेट द प्राइवेसी ऑफ द सिटीजंस। तो ये सबसे बड़ा एक कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू द डिजिटल करेंसी। इसके अलावा जो डिजिटल करेंसी में कंसर्न्स हैं वो कुछ ओवरलैप करते हैं जो बिटकॉइंस के साथ देखे गए थे। तो बिटकॉइंस के साथ जो मेजर कंसर्न्स देखे गए थे दे वर रिलेटेड टू दी वाइड फ्लक्चुएशंस, मतलब करेंसी जो है वो बहुत हेवीली फ्लक्चुएट करती है क्योंकि उस पर ट्रांजैक्शंस बहुत इजीली हो सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, तो उसे फ्लक्चुएट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। इन फ्लक्चुएशंस के कारण जो करेंसी की वॉलिटिलिटी है वो बहुत हाई रहती है। सेकंड इज विद रिस्पेक्ट टू द सॉफ्टवेयर बग्स, दैट इज इट कैन इजीली बी वायलेटेड थ्रू साइबर अटैक्स। तो डिजिटल करेंसी को इंप्लीमेंट करने से पहले साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है बिकॉज इट कैन इजीली बिकम प्रोन टू साइबर अटैक्स। एंड द लास्ट मेजर कंसर्न इज विद रिस्पेक्ट टू द डार्क वेब। डार्क वेब में इस करेंसी को यूज करके ट्रांजैक्शंस करना बहुत इजी हो जाएगा, बट ऑल्दो अगर आप डिजिटल करेंसीज का ट्रांजैक्शन ट्रेस कर सकते हो तो ये कंसर्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा फिर। तो चाइना इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है थ्रू द सेंट्रल बैंक, और ये सेंट्रल बैंक फर्दर अलाउ करेगी कमर्शियल बैंक्स को टू ट्रांजिट इन द डिजिटल करेंसीज। चाइना को इससे ओवरऑल ग्लोबल एरेना में क्या एडवांटेज मिलेगा अगर हमें वो जानना हो तो द फर्स्ट एडवांटेज वुड बी दैट दिस डिजिटल करेंसी ऑफ चाइना कैन डेफिनेटली चैलेंज द हेजेमनी ऑफ यूएस डॉलर्स, बिकॉज अगर चाइना इसको इंटरनेशनल ट्रेड में यूज करना स्टार्ट कर देगा देन गिवन द प्रेजेंस ऑफ चाइना इन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड द ग्लोबल सप्लाई चेन्स अक्रॉस द ग्लोब, सीबीडीसी बहुत पॉपुलर हो जाएगा एंड डेफिनेटली उसके पॉपुलर होने से यूएस डॉलर डायरेक्टली इफेक्ट होगा। सिमिलरली जो फेसबुक प्लान कर रहा है अपनी करेंसी लिब्रा के नाम से, उसको भी चैलेंज कर सकता है चाइना बाय मेकिंग यूज ऑफ सीबीडीसी। और जो तीसरी चीज चाइना को फायदा पहुंचाएगी दैट इज इट विल बी एबल टू क्लिप द विंग्स ऑफ अलीपे एंड वी चैट पे। ये दो एप्स हैं जो चाइना में बहुत ज्यादा यूज होती हैं फॉर द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो चाइना को ऐसा लगता है कि ये एप्स डायरेक्टली चैलेंज कर रही हैं सेंट्रल बैंक की अथॉरिटी को, तो इट्स बेटर कि हम खुद ही एक डिजिटल करेंसी ले आए जो कि ट्रांजैक्शंस में यूज हो, ना कि हम अलाउ करें ऐसी एप्स को जो हमारी सेंट्रल बैंक की अथॉरिटी को अंडरमाइन करे। सो दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल और ये आपको बहुत जगहों पे हेल्प करेगा। एंड डिजिटल करेंसी इज ऑल्सो अ हॉट इशू बिकॉज फेसबुक ने भी लिब्रा लॉन्च करा है, चाइना भी अपनी करेंसी की बात कर रहा है, कॉइंस के कारण भी ये काफी टाइम से न्यूज में रहा है। तो इस आर्टिकल को आप एक केयरफुल रीडिंग दीजिएगा। एंड नाउ वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। वी हैव कम ऑन टू द पेज नंबर 11 एंड देयर इज न्यूज विद रिस्पेक्ट टू द लोकस्ट। लोकस्ट स्वार्म्स अटैक क्रॉप्स इन एमपी। हमने रिसेंटली अपने डेली न्यूज नट्स के इनिशिएटिव में देखा था कि लोकस्ट अटैक्स जो हैं वो इन्वेड कर रहे हैं इंडिया में एंड दे ऑलरेडी हैव कवर्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ राजस्थान। और क्योंकि रबी हार्वेस्ट हो चुका है और खारिफ की सोइंग नहीं हुई है तो जो फील्ड्स हैं वो एम्प्टी हैं और लोकस्ट को बहुत ज्यादा स्पेस मिल रही है फर्दर इन्वेड करने के लिए। तो ये आर्टिकल उस चीज को सब्सटैंशिएट करता है बाय टेलिंग अस कि मध्य प्रदेश स्टेट तक लोकस्ट अटैक्स पहुंच चुका है और ऐसा 92 के बाद पहली बार हुआ है। टू नो मोर अबाउट द लोकस्ट अटैक्स प्लीज क्लिक ऑन द आई बटन अबव और फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। वी शैल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सो वी हैव कम ऑन टू द पेज नंबर 14 वर्ल्ड सेक्शन। यहाँ पे पहली न्यूज है चाइना स्क्रैप्स जीडीपी टारगेट। तो ऐसा पहली बार हुआ है 30 सालों में कि चाइना ने जीडीपी की टारगेटिंग नहीं करी है। इस साल जो चाइना फंक्शन करेगा दैट विल बी विदाउट द टारगेट्स। अभी तक चाइना हर साल पहले जीडीपी का टारगेट सेट करता था एंड देन इट यूज्ड टू फंक्शन, बट इस बार पहली बार 30 सालों में चाइना बिना जीडीपी
जीडीपी के टारगेट के फंक्शन करेगा, बिकॉज चाइना ने 1976 के बाद पहली बार अपने जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन देखा है इन इट्स फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 बाय 6.8%। देन यहाँ पे कुछ डिफेंस से रिलेटेड बात करी है कि डिफेंस की स्पेंडिंग चाइना की जो है वो भी डिक्रीज हो गई है बाय 6.6% एंड इट्स डिफेंस स्पेंडिंग इन टोटल अमाउंट्स टू नियर अबाउट $180 बिलियन, जबकि इंडिया की जो डिफेंस स्पेंडिंग है दैट इज 1/4 ऑफ दिस अमाउंट एंड इट इज इक्वलेंट टू $44 बिलियन। और इसमें एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि चाइना का जो डिफेंस बजट है उसमें इंपोर्ट्स पे चाइना इतना ज्यादा खर्च नहीं करता है, जबकि इंडिया का जो डिफेंस बजट है इसका मेजर पोर्शन इंपोर्ट्स में जाता है, बिकॉज इंडिया इज रिलायंट ऑन द इंपोर्ट्स फॉर 90% ऑफ इट्स डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स। एंड द थर्ड थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट इन दिस आर्टिकल इज द मेंशन ऑफ डोंगफेंग 41। तो डोंगफेंग 41 अभी तक की मोस्ट एडवांस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 14,000 किलोमीटर है एंड इट इज केपेबल ऑफ रीचिंग यूएस फ्रॉम चाइना बाय क्रॉसिंग द एंटायर पैसिफिक। तो डोंगफेंग 41 ये आपको एक मिसाइल का नाम पता होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, न्यू सिक्योरिटी लॉ विल टाइटन बीजिंग्स ग्रिप ऑन हांगकांग। तो चाइना ने एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन प्रिपेयर करा है दैट इज द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन ऑन सिक्योरिटी एंड इट इज ट्राइंग टू रीडिफाइन इट्स रिलेशनशिप विद हांगकांग। हांगकांग ब्रिटिश कॉलोनी था 1997 तक और ब्रिटिशर्स ने इसको हैंड ओवर करा था चाइना को। हांगकांग चाइना के अभी तक वन कंट्री टू सिस्टम्स का पार्ट था, तो हांगकांग को हैंड ओवर करते वक्त हांगकांग को एक सेमी ऑटोनॉमस रीजन डिक्लेयर किया था बाय ड्राफ्टिंग अ बेसिक लॉ। तो ये बेसिक लॉ अभी तक गवर्न करता आया है हांगकांग को और हांगकांग के पास कंप्लीट ऑटोनॉमी है विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स एंड ऑल्सो इट हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बट डिफेंस ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो चाइना के पास है। तो चाइना ये नया सिक्योरिटी लॉ लेके आना चाह रहा है और इससे हांगकांग की ऑटोनॉमी को अफेक्ट होगा। ये इशू हमने क्रैकनट्स में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करा है एंड अगेन यू कैन क्लिक द लिंक ऑन द आई बटन अबव और यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, चाइना सीक्स इंडिया सपोर्ट फॉर लेजिस्लेशन। तो इस आर्टिकल को आपको क्लब करके पढ़ना है हांगकांग सिक्योरिटी लॉ के आर्टिकल के साथ, और इंडिया एंड अदर कंट्रीज से सपोर्ट गैदर करने की कोशिश कर रहा है चाइना ताकि जो अपोजिशन है सिक्योरिटी लॉ से रिलेटेड उनको चाइना किसी तरीके से काउंटर कर सके। नाउ विल सी द नेक्स्ट आर्टिकल ऑन दिस पेज, will exit open skies treaty announces US. Trump is again back in the news with his announcement to withdraw the United States from the open skies treaty. Open skies treaty 2002 में इफेक्ट में आई थी और ये बेसिकली अलाउ करती है सारे मेंबर स्टेट्स को जो ओपन स्काईज ट्रीटी के मेंबर्स हैं उन सबको कि वो फ्लाइट ऑब्जर्वेशंस कर सकें थ्रू द एरियल मोड किसी और मेंबर स्टेट कंट्री का बाय डिप्लॉइंग द सेंसर इक्विप्ड एयरक्राफ्ट। तो ये ट्रीटी क्योंकि इंपॉर्टेंट है सो वी हैव कवर्ड इट एज वेल इन अ क्रैक्ड नट्स इनिशिएटिव और आप अगेन ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस आर्टिकल को आप कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डील नहीं करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, फाइट टू लिबरेट पैलेस्टीन्स इस्लामिक ड्यूटी इरान खामेनी। तो हमने अभी देखा था कि मोहम्मद अब्बास दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीन एंड द लीडर ऑफ PLO दैट इज पैलेस्टीन्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि वो ओस्लो अकॉर्ड से विड्रॉ कर जाएंगे। और जब ये आर्टिकल हमने डेली न्यूज नेट्स में डिस्कस करा था तो उसके एंड में हमने ये भी बताया था ईरान जो है वो सबसे पहले एक्ट करेगा बिकॉज ईरान सपोर्ट्स हमास दैट इज द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑफ द पैलेस्टीन। जो दूसरा ग्रुप है पैलेस्टीन में वो फतह है, तो फतह का लीडर है मोहम्मद अब्बास और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि वो ओस्लो अकॉर्ड से विड्रॉ कर जाएंगे। ओस्लो अकॉर्ड्स, PLO, इजराइल पैलेस्टीन का इशू समझने के लिए आप डेली न्यूज नेट्स रेफर कर सकते हैं जिसकी लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आप यहां से बस आपको ये अपडेट पिक करना है कि ईरान हैज कम आउट इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीन और ईरान ने पहली बार ओपनली ये डिक्लेयर किया है कि इट हैज सपोर्टेड एंड और इट हैज हेल्प्ड पैलेस्टीन विद आर्म्स। सो दिस आर्टिकल बीइंग द लास्ट आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू, वी शैल नाउ क्विकली सी टू आर्टिकल्स फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस इज WHO रिस्पांस अंडर रिव्यू। तो हम पिछले कुछ दिनों में ये देखते आए हैं दैट इंडिया वाज अबाउट टू रिप्लेस जापान एंड टेक ओवर द चेयरपर्सनशिप ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द WHO, that is the World Health Assembly or the WHA. So finally India has replaced Japan and has taken over the chairpersonship of executive board of WHO. तो ये आर्टिकल उसी रिस्पेक्टिव में है और इस आर्टिकल में रेजोल्यूशन की भी बात हुई है which was recently unanimously adopted to investigate into the spread of the coronavirus. Then there is mention of IHR, that is International Health Regulations and International Agreement on Infectious Diseases. ये अडॉप्ट किया था WHO ने 2005 में और इसके एडॉप्शन के बाद WHO के पास पावर्स आई
trying to collect disease event information, to seek verification from the governments about such information, to share that information with other states. तो ये जो अभी WHO के क्रिटिसिज्म चल रहे हैं कि WHO के पास पावर्स नहीं है, WHO ने टाइमली एक्ट नहीं करा, WHO ने बहुत टाइम लगाया कोरोना वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने में, तो ये जो सारे क्रिटिसिज्म है ये सारे एड्रेस होते हैं IHR से, दैट इज द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन से, जो कि WHO ने इफेक्टिवली यूज नहीं किया कोरोना वायरस पेंडेमिक के टाइम पे. दिस इज एन इंपॉर्टेंट मेंशन आउट हियर इन दिस आर्टिकल व्हिच यू शुड बी एबल टू यूज व्हेन यू टॉक अबाउट द WHO पावर्स एंड इट्स क्रिटिसिज्म. तो यहाँ पे IHA का मेंशन करना बहुत जरूरी है बिकॉज इट एम्पावर्स द WHO विद रिस्पेक्ट टू द इन्फेक्शियस डिसीजेस. देन इस आर्टिकल में मेंशन्ड है अबाउट द WHO's प्रीवियस रिस्पॉन्सेस विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल आउटब्रेक. तो सार्स का आउटब्रेक हुआ था 2003 में, तब WHO ने बहुत इफेक्टिवली इंटरवीन करा था बाय इशूइंग वार्निंग अगेंस्ट द ट्रैवल टू सार्स अफेक्टेड रीजन्स. तो इस टाइप के जो WHO ने तब एक्शंस लिए थे वो IHA के एब्सेंस में लिए थे बिकॉज IHA अभी हमने देखा कि 2005 में आया था. तो उसके पहले भी ये क्लियरली यहां से समझ में आता है कि WHO चाहता तो एक्शन ले सकता था क्योंकि उसने सार्स आउटब्रेक के टाइम पे लिए थे और IHR ने उसको फर्दर इंप्रोवाइज किया है, उसको फर्दर स्ट्रेंथन किया है. तो WHO को IHR के बाद तो डेफिनेटली एक्ट करना ही चाहिए. देन देयर इज मेंशन ऑफ H1N1 इन्फ्लुएंजा स्प्रेड ऑफ 2007 जब WHO ने फर्स्ट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न इशू करी थी और साथ ही में ट्रेड एंड ट्रैवल मेजर्स के रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस इशू करी थी. बट जो एबोला आउटब्रेक था वेस्ट अफ्रीका में 2014 में, वहां WHO के रिस्पॉन्स जो है दैट वाज नॉट अप टू द मार्क एंड इन 2014 WHO वाज क्रिटिसाइज्ड अ लॉट बिकॉज WHO ने बहुत टाइम लगाया था पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने में एंड इट वाज डिक्लेयर्ड ओनली व्हेन द क्राइसिस वाज ऑलरेडी वाइड स्प्रेड. बट इट करेक्टेड ऑल इट्स फेलियर्स ऑफ द 2014 in 2018 when again the Ebola outbreak took place in the Democratic Republic of Congo. At that time WHO demonstrated its functional capacities to a greater extent which it failed to do in the 2014 Ebola outbreak. तो ये जो कुछ examples हैं WHO के response के regarding during the different outbreaks ये important है because these will substantiate your points. And now how India will steer WHO through this pandemic and through the investigation that has been adopted through a resolution to know about the spread of the coronavirus will be looked upon by the world, and also India will have to effectively deal with its own coronavirus trajectory because India अगर अपने खुद की trajectory को restrict करने में fail हो जाता है then definitely countries will start to doubt its credibility to lead the globe out of the corona pandemic. Now moving on to the next article out here, that is Chinese transgressions over the years and now. तो ये आर्टिकल भी रिपीटेडली हम पिछले 2-3 दिनों से देखते आ रहे हैं. चाइना और इंडियन ट्रूप्स के जो स्टैंड ऑफ्स हैं वो फ्रीक्वेंट बेसिस पे इंक्रीज हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स लाइक नंबर 1 इंडिया ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन का टास्क पिकअप करा है जिसके कारण कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है और पेट्रोलिंग ट्रूप्स की कैपेसिटी बढ़ गई है टू फर्दर पेट्रोल. साथ ही में चाइना ने एक असर्टिव एटीट्यूड अडॉप्ट करा है जिसके कारण वो फ्रीक्वेंटली पेट्रोल कर रहा है. तो ये दो फैक्टर्स के कारण इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स फ्रीक्वेंटली मीट करते हैं बॉर्डर्स पे और उनके बीच में स्टैंड ऑफ्स होते हैं. अब स्टैंड ऑफ्स क्यों होते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज टू फैक्टर्स इज बिकॉज ऑफ द LAC. LAC is the line of actual control, that is the border between India and China, and it can be divided into 3 segments, that is western segment, मिडिल सेगमेंट एंड ईस्टर्न सेगमेंट. तो ये जो LAC है दिस इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड, इट लैक्स कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द कंट्रीज. जैसे कि इंडिया का ये मानना है कि LAC नियर अबाउट 3500 किलोमीटर लॉन्ग है बट अकॉर्डिंग टू चाइना इट इज ओनली अबाउट 2000 किलोमीटर इन इट्स लेंथ. यू कैन सी दैट देयर इज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द LAC बिटवीन बोथ द कंट्रीज. अगर हम पूरे LAC की बात करें सबसे ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं वो वेस्टर्न सेक्टर पे देखने को मिलते हैं और जो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले हैं वो बेसिकली 3 रीजन्स में देखने को मिले हैं. फर्स्ट इज डेमचोक, सेकंड इज गलवान वैली एंड थर्ड इज द पैंगोंग सो लेक. और जो ईस्टर्न सेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले हैं दैट इज नियर द नकुला रीजन इन द सिक्किम. इस आर्टिकल में बेसिकली इतनी ही बात करी गई है बट हमने इसके बियॉन्ड जाके बातें करी थी इंक्लूडिंग द वे फॉरवर्ड एंड ऑल्सो अबाउट द प्रोटोकॉल्स लाइक 2005 एंड 2013 BDCA दैट इज बॉर्डर डेवलपमेंट कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो कि इस टाइप के स्टैंड ऑफ्स को एटेन्युएट करने की कोशिश करते हैं. तो वो सारी चीजें जो हैं वो
अगेन आप डेली न्यूज नेट से देख सकते हैं. लिंक विल बी गिवन in the description box below and also we will try to cover it in the cracked nets initiative because इस issue पे अब काफी ज्यादा development हो चुका है. Now let us see our last article from the PIB. IMD weather services via UMANG mobile app. तो ये article select किया है just because of the mention of UMANG mobile app. UMANG is unified mobile application for new age governance. So it is actually one stop shop for all the government services. It makes government accessible on the mobile phone. तो ये एक मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है जो कि मल्टी लिंगुअल भी है और मल्टी प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है. ये अभी न्यूज में इसीलिए है बिकॉज रिसेंटली आईएमडी ने अपनी वेदर सर्विसेज को भी उमंग ऐप में इंक्लूड कर दिया है. तो यहां से आपको सिर्फ उमंग ऐप के बारे में जानना है फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और आप उमंग मोबाइल ऐप को अपने गवर्नेंस सेक्शन में दैट इज ऑफ द जनरल स्टडीज पेपर 2 वहां पे भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं because government is trying to make government accessible on the mobile phone. With this article guys, we'll wrap up the daily news notes of the day. Please go through all the links mentioned in the description box below. Post your doubts, suggestions, queries in the comment section below guys. Keep learning. Thank you.